क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑफलाइन क्लास में 5वां चैप्टर चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया जाएगा। ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले संख्याओं के बारे में पता करना पड़ेगा। जो संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती है। जो संख्याएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली संख्याएं क्या होती है? पहली संख्या आती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। और दूसरी संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं ये क्लास 10th के कोर्स में नहीं है। ये जो काल्पनिक संख्याएं 10th क्लास में नहीं है, इसको आपको चैप्टर नंबर 5 क्लास मतलब जब 11th में पहुंचोगे, अगर 10th के बाद 11th में मैथ ले रहे हो तो जब वहां पे आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। ये काल्पनिक संख्या मतलब क्रमिक संख्या होती है, समीप संख्याएं होती है, तो इसको आपको 11th में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताया दे रहा हूं कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। ध्यान दीजिए, जो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वही क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल मैं आपको बताया जा रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे आपके पास एग्जाम्पल है काल्पनिक संख्याओं का, जैसे हमने लिख दिया x² + 2 = 0। यहाँ पे मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा, x², इसको उधर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो √-2 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि √ के अंदर क्या है? माइनस है। √ के अंदर माइनस है, इसलिए संख्याओं का मान नहीं निकल सकता, इसका कोई हल नहीं हो सकता। हल होगा तो आपको आगे आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में 11th क्लास में, ठीक है? तो या इसको हम लोग यही छोड़ देंगे। यही संख्या होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। यानी ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये इसका क्या है? इसका मान इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि √ के अंदर क्या है? माइनस है। √ के अंदर माइनस है, इसलिए इसका मान नहीं निकल सकता। और दूसरी संख्या आपकी क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पूरा डिटेल पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें क्या करना है? पूरा डिटेल पढ़ना है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं आपको क्लास 10th के सिलेबस में मिलेगी। लेकिन वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या होती क्या है? परमीय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, परमीय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, वो रियल नंबर्स कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इसके अंतर्गत आपको 5 संख्याओं को पढ़ना पड़ेगा। पहला है आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं। चौथा आपका है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और पांचवा आपका क्या है? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। अब मैं क्या करूंगा? एक एक संख्याओं को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? ठीक है, तो इन सबको मैं क्या करूंगा? डिटेल में समझाऊंगा। ओके। सबसे पहले जो आपकी संख्याएं हैं, सबसे पहले आपकी संख्या है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत तो प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। देखिए आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। द नंबर व्हिच काउंटेड ऑफ एनीथिंग, यानी ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं। आप डिफिनेशन या परिभाषा में लिख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, या ऐसी संख्या जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। द नंबर व्हिच कैन बी काउंटेड ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये इंग्लिश में बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, आप क्या करोगे, इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। प्राकृतिक संख्या एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक आप कह सकते हो। कहां तक, अनंत तक। ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वही आपकी नेचुरल नंबर कहलाएगी। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी। ये इसका है एग्जांपल, इस एग्जांपल। अगला आपका क्या है, ये दूसरी जो संख्या है आपकी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, सही से सही देखिए। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आपके पास एक फार्मूला W इज इक्वल टू होता है 0 प्लस n, ये होती है पूर्ण संख्या। W इज इक्वल टू, W क्या है, होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, और O क्या है 0, n आपका क्या है, n नेचुरल नंबर है। अगर आप एग्जांपल से समझोगे, एग्जांपल आप समझोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को आप लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर से डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट, अनंत तक। आपको पूर्ण संख्या अगर कोई पूछता है, कहीं से क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। W इज इक्वल टू 0 प्लस n, W इज इक्वल टू क्या होता है 0 प्लस n। 0 आपका क्या है, 0 तो है, ये है, और n क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब 0 अगर नेचुरल नंबर में या प्राकृतिक संख्या में आप 0 को ऐड कर दोगे पहले, तो वही आपकी पूर्ण संख्याएं रेडी हो जाती, मतलब प्रिपेयर्ड हो जाती है। ये अगला है पूर्णांक संख्याएं। अगला क्या है, पूर्णांक संख्याएं। देखिए ध्यान से, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। जीरो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा इसकी क्या होती है इंटीजर नंबर की, जीरो सहित तमाम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को, जीरो सहित तमाम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। अब एग्जांपल से आप देख लीजिए, एग्जांपल आपका क्या है, जैसे हमने एग्जांपल, अगर कोई पूछता है कि भैया पूर्णांक संख्या क्या, तो आप यहाँ पे 0 ले लीजिए, और इस साइड में चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। इधर आप चलोगे तो आपको -1 लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, -4 डॉट 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 कहां, इनफाइनाइट तक। तो यही आपका क्या है, जीरो सहित तमाम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को इंटीजर नंबर कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगला आपका क्या है, परिमेय संख्या। अगला आप समझ लीजिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स होता है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। वैसी संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या होती है, वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यानी ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जो बटे के रूप में, कहने का मतलब जो भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी जा सके, भिन्न के रूप में, वही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है जो p बटा q, जैसे कहीं पे p बटा q बहुत लोग बता देते हैं x बटा y, ये दोनों सही है, चाहे p बटा q कहिए चाहे x बटा y कहिए। तो ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके वह आपकी रैशनल नंबर कहलाती है, परिमेय। इसमें एक दो सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं।
इसमें क्या है कि P और Q को पूर्णांक होना पड़ेगा, यानी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी P और Q पूर्णांक होना चाहिए। फिर एक सिचुएशन सी और है, इसमें और क्या है कि P और Q का HCF अगर लिया जाए, HCF उसका 1 होना चाहिए, P और Q का HCF 1 होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगी। बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखिए, उससे वो नहीं, आपका HCF P और Q का जब HCF लेंगे तो उसका 1 आना चाहिए, मतलब तब एक HCF आना चाहिए तभी वो, ठीक है, HCF उसका कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। और एक सिचुएशन है कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें दो तीन चीजें हैं, यानी ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, वह संख्या रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कहलाती है। और P और Q को पूर्णांक होना पड़ेगा, P और Q का जब हम HCF लेंगे तो उसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। और जो Q का जो मान, जैसे मैंने P बटा Q लिख लिया, तो ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगी, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूं, जैसे अगर मान लिया जाए एग्जांपल के आपका एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या, 1/2 एक परिमेय संख्या, 2/4 क्या परिमेय संख्या, 2/4, ये P है ये Q है, इसका अगर HCF लोगे तो 2 नहीं आएगा, ये इस समय परिमेय संख्याएं नहीं है, इस समय बहरूपिया कह सकते हो आप इसको। क्या करोगे, इसको जब आप कट कर दोगे तो तुम 2 2 2 4, अब 1/2 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1/3, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, मतलब जिसका HCF लिया जाए, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर लिया जाए 1 आ जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ये चीज हो जाती है परिमेय संख्या। जैसे मैंने ले लिया 6/8, क्या परिमेय संख्या है। अब P है Q है, इसका हम HCF लेना पड़ेगा, तो जब HCF लेंगे और 1 आ जाएगा तो समझ लीजिए रैशनल नंबर हो जाएगी। आप इसको कट करके देख लीजिएगा परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगला आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए, मतलब अपरिमेय संख्याओं, इरेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके वह इरेशनल नंबर कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप सबसे पहले समझिए, अगर आप परिमेय संख्या समझ गए तो अपरिमेय संख्या तुरंत समझ सकते। अपरिमेय संख्या का एक तरीका हमारे पास कि इसमें क्या होगा, अपरिमेय संख्या अगर आपको समझना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जानते हो कैसे होता है, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, अंडर रूट के अंदर क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब अंडर रूट, अगर अपरिमेय संख्या आपको पता करना है तो अंडर रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए तभी। जैसे मैंने उदाहरण में एग्जांपल में आपको बता दे रहा हूँ कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 1, या लिख दिया अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9, आप इसको मत देखिए, या पाई ले लीजिए, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी अंडर रूट के अंदर। अब जैसे मैंने लिख दिया 2/0, अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि Q का मान 0 है, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या है, अंडर रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए, अंडर रूट 3 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, पाई तो इरेशनल नंबर होती है, और इसके बट्टे में 0, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम लोग अपनी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में आप पहले समझिए। यूक्लिड
एवलेट विभाजन प्रमेय। एवलेट विभाजन प्रमेय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, कोई दो संख्या, जैसे a है b है, तो a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका एक फार्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये चीज होता है। a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, एवलेट विभाजन प्रमेय हो जाएगा। एवलेट विभाजन क्या हो जाएगा, प्रमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है और इस प्रकार से कुछ होगा r, ये क्या है, r रिमाइंडर है, बी क्यू प्लस आर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका बी क्यू प्लस आर है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी गलत हो गया, आर यहाँ पे होगा आपका आर और फिर क्या है, यहाँ पे जो ये आर, जो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, क्वोटिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोटिएंट है और ये रिमाइंडर है। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से, रिमाइंडर जो होगा 0 से छोटा बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, और जो b होगा ये क्या होना चाहिए, r से बड़ा होना चाहिए। ये एवलेट विभाजन प्रमेय है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे पास जैसे मान लीजिए एक 5 है और एक क्या है 2 है। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है 2, तो मैं करूंगा क्या कि पहले मैं 2 से, इसमें जो बड़ी संख्या है एवलेट विभाजन प्रमेय होता है, क्या ध्यान दीजिए, ये जो 5 लिखा है 5 को ऐसे लिख देंगे और 2 से 5 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ये आपका क्या हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसको जब बाएं पक्ष को जब आप हल करोगे, इसको जब हल करोगे तो 5 के बराबर है, 5 ये जो 4 और 5 हो जाएगा। यही आपका क्या है, एवलेट विभाजन। यही आपका क्या है, एवलेट, मतलब आपको दोनों पद को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 इधर है और ये 2 2 4 2 2 जा 4 और 5, ये दोनों LHS बराबर RHS बराबर होगा। ये हमारा क्या है, एवलेट विभाजन प्रमेय है। एवलेट विभाजन क्या है, प्रमेय है। मेरे पास जो पहला लिखा है, क्वेश्चन जो पहला लिखा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए एवलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए एवलेट HCF आप ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन एवलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। वैसे आप आभास गुणनफल करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते। आपको कह रहा है कि एवलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो मैं इस वाले चैप्टर इसमें क्या करूंगा कि सबसे पहले इसमें देखूंगा कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 225, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 225। अब इसकी तरफ ग्रेटर देन 135 की तरह आप लिख सकते हो इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो बड़ी संख्या है इसको इस प्रकार से चरण लिखना पड़ेगा, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, ये चरण फर्स्ट है आपका। ये एवलेट विभाजन एल्गोरिथम में यही होता है, चरण फर्स्ट लिखिए। अब आप छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से क्या कर दीजिए, भाग। देखिए पहले 225 को आप इधर लिख दीजिए, इधर लिख दिया आपने। अब मैं इधर क्या करूंगा कि 135 को आप किससे भाग कर दीजिए, 225 से भाग कर दीजिए। तो कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम कटेगा। 135 आप ऐसे लिख दीजिए। 5 से 5 को घटाऊंगा 0 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लेके जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। 12 में से 3 घटाओगे 9 बचेगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको बराबर लगाऊंगा। ये जो चीज है यहाँ पे जो बीच में लिखा है, इसको ये पहले लिखूंगा, उसके बाद में 135 और फिर मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा और प्लस ये 90 इधर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखो, जहां शेषफल, ऐसे लिखना पड़ेगा, जहां शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट में जरूर लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। और चरण, फिर चरण सेकंड करना पड़ेगा, चरण 2, चरण 2। अब 90, अब देखिए, अब मैं इसको भाग करूंगा 19 से 135 को भाग करूंगा, 90 से 135 को, तो जिसको भाग करोगे उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 135 लिख दूंगा इस प्रकार से। अब 90 से 135 को भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम कटेगा, ये भी 1 टाइम। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना होगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बच जाएगा। अब इसको फिर उसी प्रकार से कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 और ये मल्टीप्लाई 1, ये 19 हो जाएगा प्लस, सॉरी 19 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 और प्लस 45। अब इस चीज को इस ब्रैकेट में फिर वही चीज लिख सकते हो, जब तक 0 नहीं आएगा आपको वही चीज लिखना पड़ेगा। अब फिर
45 से आप इसको भाग करोगे, इस वाले 19 को भाग करोगे, जिसको भाग करोगे वो पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चरण यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ये आपका चरण क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 90 से इसको जो भाग करोगे तो 2 टाइम कट जाएगा, ये 19 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां शेषफल इज इक्वल टू 0, यानी आपको क्या मिल गया, आपको शेषफल 0 मिल गया। तो जहां शेषफल 0 मिल जाएगा वहीं पे छोड़ देंगे, और लास्ट बार जिसके मतलब जिस संख्या से आपने लास्ट बार भाग किया है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो लास्ट संख्या से हमने 45 को भाग किया, तो इसका HCF कितना निकल के आएगा, HCF आपका आ जाएगा 45। ये इसका क्या हो जाएगा, पहले सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले। चलिए आपका जो आपका दूसरा सवाल है, आपका दूसरा सवाल है 196 और कितना है, 38,220, ये इतना 38,220। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन तो आपको डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। इसको भी एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या हमारी ये वाली है 300, ये इतना हो जाएगा आपकी, ग्रेटर देन 196 ये। तो मैं चरण फर्स्ट इधर लिखूंगा, चरण फर्स्ट में क्या करोगे आप कि इसको 382 इतना आप लिख दीजिए, और बराबर 196 से इधर भाग कर दिए, 196 से आप इसको भाग कर दीजिए, कितने को, 38,220 को आप क्या कर दीजिए भाग। तो कितने टाइम कटेगा, 3 अंक लेना पड़ेगा, तो 1 टाइम कट जाएगा, 1 से कटेगा, तो 196 इधर हो जाएगा। अब आप 12 में से 6 घटाओगे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाऊंगा 1। अब क्या हो, आपका ये दोनों उधर जाएगा, ये इतना हो जाएगा, कितना टाइम कटेगा, दोनों ये इतना उतरेगा। अब आप यहाँ पे फिर 9 से काटिए, 9 से 54 के 4, 9 81, 5 86 के 6, 9 9 और 8 17, 1764 आएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना 15 में से 6 घटाएंगे 9, और ये पूरा कट जाएगा। आप क्या होगा 0, अब कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम कट जाएगा। 5 36 के 0, 5 9 45, 3 39 के 8, 4 से बचेगा 980 यानी 0। ये एक ही टाइम में पूरा कट जाएगा। तो मैं क्या चरण फर्स्ट में पूरा 0 आ गया हमारा, तो कितना हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 195 और प्लस 0। आप पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जहां शेषफल इज इक्वल टू 0, तो शेषफल आपको 0 मिल गया। इसका HCF कितना निकल के आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लास्ट बार जिसको मैंने भाग किया वही हो जाएगा। 196 से भाग किया तो 196 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्लोडराजन परमेय से आपका क्या आ जाएगा, 196 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। ये 867 और 255, 867 और 255, इसमें फिर उसी पर वही चीज करना पड़ेगा। इसमें जो बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे 867 हमारे पास बड़ी संख्या इस प्रकार से ग्रेटर देन 255 इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो अब फिर वही करेंगे, चरण फर्स्ट लिखूंगा, चरण फर्स्ट में क्या लिखूंगा 867 ऐसे लिख दूंगा। अब इधर 255 से मैं क्या करूंगा, नहीं छुपा के नहीं लिखना है आपको, उसके बगल में एग्जाम में आएगा तो उसके जस्ट बगल में लिखना है, नहीं छुपा के अलग कर देंगे, लिख दिया, अलग नहीं करना है। फिर कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा। अब आप इसको भाग करोगे कितने टाइम कटेगा, 803 से कटेगा 3 टाइम, तो 3 बचे 15 के 5, 3 बचे 15 16 के 6, 3 दूनी 6 765 हो जाएगा। 2 बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 102 आ जाएगा। अब इसको इधर लिख लीजिए, बराबर हमने 867 को भाग कितने हो जाएगा 255 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 102। अब ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जहां शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां शेषफल 0 नहीं है। अब फिर आप लास्ट बार में किसको भाग करना, हमें 102 से भाग करना 255 को, तो 255 को लिखिए, जिसको भाग करना हो पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा 255, लेकिन यहाँ पे आप लिखते जाइएगा चरण 2 255, इसको भाग करोगे 2 टाइम कट जाएगा, ये तो 2 4 तो 0 कम 2, ठीक है। अब 5 में से 4 घटाओगे 1, यहाँ पे 5, 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इधर कट ही जाएगा। फिर आप लिखिए
चरण सेकंड में लिखिए 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब फिर आप लिखिए जहां शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, चरण 3 आप डाल दीजिए वहां पे, चरण 3 इसमें जो बड़ी वाली किसको भाग करना है, या इसमें देख लीजिए जो बड़ी संख्या होगी उसको ऐसे दे लिखिए 102। तो आप 51 से किसको भाग करोगे 102 को, 51 से किसको भाग करोगे 102 के, 102 को तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, 102 पूरा डिवाइड 0 हो जाएगा। या चरण थर्ड में क्या लिखोगे 91 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जहां शेषफल लिख दीजिए, जहां शेषफल इज इक्वल टू 0, जहां शेषफल इज इक्वल टू 0, जब जो लास्ट बार जिस संख्या से भाग किया जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। लास्ट बार हमने किस संख्या से भाग किया 51 से, तो 51 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने 3 क्वेश्चन कवर किया, पार्ट 2 में मैं इसके आगे क्वेश्चन कवर करूंगा। जो भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, ये चैप्टर नंबर जो दूसरा से लेके पूरा क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन पार्ट 2 में मैं पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज को समाप्त करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।